फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो हमने सेल वॉल में क्या पढ़ा था? सेल वॉल में हमने देखा था कि भाई सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है इसका। ओके, रिजिड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है इसका। और हमने क्या देखा था कि इसमें क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है और सेकेंडरी सेल वॉल होती है। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये तो सेल मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पे होती है सेकेंडरी सेल वॉल और यहाँ पे होती है प्राइमरी, बाहर की साइड होती है प्राइमरी सेल वॉल। और वो टाइम के साथ वो क्या हो जाती है, झड़ जाती है, चली जाती है सेल वॉल। ठीक है, ये हमने देखा था। और हमने क्या देखा था कि जो मिडल लैमेला कहाँ होता है, जो हमारी एक सेल ये है और एक सेल ये है, दोनों सेल के बीच में, नेबरिंग सेल के बीच में कनेक्शन होता है। ये बाहर की साइड ही मिलती है मिडल लैमेला, इन दोनों के बीच का जो क्या होता है, कनेक्शन बना के रखता है, एक दूसरे को कनेक्ट करता है। और ये किसकी बनी होती है लेयर, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। और हमने क्या देखा था, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, एक सेल ये है और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये दूसरी सेल की सेल मेम्ब्रेन से क्या होती है, कनेक्ट होती है। इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, मतलब ये साइटोप्लाज्म जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। तो ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल से क्या लेता है, कोई भी एक्सचेंज करता है मटेरियल का, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। और हमने क्या पढ़ा था, और एक ये चीज़ है, ये जो होता है सिंपल डिफ्यूज़न और जो फैसिलिटी डिफ्यूज़न होता है उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, कि इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। और जो ये होता है ये क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एटीपी यूज़ होती है और ये नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ये लो से हाई की तरफ क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, ये सब हमने देखा था। फिर अब हम चलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, एंडो से समझ आ रहा है अंदर की साइड, मेम्ब्रेन होती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम होता है, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। ठीक है, चलो भाई अब आगे मूव करते हैं, हम आगे मूव करते हैं और हम आगे फर्दर जो हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनको देखते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है कि जो जितने भी ऑर्गेनील्स होते हैं, बहुत चार ऑर्गेनील्स होते हैं, और ये ऑर्गेनील्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में एक दूसरे से मिलकर अपना काम करते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये चारों मिलके क्या करते हैं, एक साथ अपना फंक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इनको क्या बोला जाता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं सबसे पहले। ये है भाई हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, हाँ जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्कैटर्ड कैसे होते हैं भाई, कैसी शेप होती है इनकी, ट्यूब की तरह होती है ये, स्कैटर्ड ट्यूब। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, स्मूथ क्यों बोला जाए, क्योंकि जो इनका सरफेस होता है ना वो स्मूथ होता है, इसलिए इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, SCR शॉर्ट फॉर्म है इसका।
एंड RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए ये रफ हो जाता है इनका स्ट्रक्चर, इसलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ओके, अब जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, सिंथेसिस ऑफ ये प्रोटीन्स बनाता है। ओके, ये क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है। और जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये क्या होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस के पास होता है, न्यूक्लियर एनवलप जो होती है न्यूक्लियस की, उसके पास होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाहर ये मिलता है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एस से स्मूथ, एस से स्टीरॉयड और लिपिड्स को बनाता है ये। ठीक है, इनका मेन वर्क यही होता है। अब देखो भाई, हमारे प्रोटीन्स और जो लिपिड्स, स्टीरॉयड्स जो हैं और जो हमारे प्रोटीन्स है, ये बनके तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अब ये तैयार हो चुके हैं, अब ये कहाँ जाएंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं इसको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। सो गोल्जी क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो कैमिलियो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, 1898 में डिस्कवर किया था किसको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, इसलिए जो है इस कॉम्प्लेक्स का नाम गोल्जी पड़ गया उनके साइंटिस्ट के नाम पे, कैमिलियो गोल्जी के नाम पे। कंटेन वेरिएबल नंबर ऑफ फ्लैट डिस्क शेप्ड सिस्टर्ने, ये कैसे होते हैं, सिस्टर्ने की शेप में होते हैं। देखो ये रे वाईफाई जैसे, ये सारे क्या हैं, अपने सिस्टर्ने हैं, किसके, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, ये इसको बोलते हैं सिस कॉन्वेक्स या फिर फॉर्मिंग बोल दो, और ये इस साइड वाला ट्रांस कनकेव या फिर मैच्योरिंग बोल दो। ठीक है, अब देखो भाई, हमारा प्रोटीन और जो लिपिड, जो स्टेरॉइड्स थे वो तो बन के आ चुके हैं, कहाँ पे आ चुके हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आ चुके हैं। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इनको क्या करता है, ये पैकिंग करता है इनकी प्रोटीन्स और जो लिपिड्स अपने बने हैं उनको क्या कर देगा, ये पैक कर देगा और इनकी ग्लाइकोसाइलेशन कर देगा। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या है, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, इनमें ये कार्बोहाइड्रेट लगा देगा। कार्बोहाइड्रेट लगाने का क्या पर्पस है, एक तरह से इनको ये एड्रेस लिख के दे देगा, प्रोटीन और लिपिड्स में ये एड्रेस लिख के दे देगा कि भाई इस प्रोटीन को कहाँ पे जाना है, न्यूक्लियस में जाना है या फिर लाइसोसोम में जाना है या फिर साइटोप्लाज्म में जाना है, कहाँ जाना है, कौन से ऑर्गेनील में जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है या क्लोरोप्लास्ट में जाना है। ये बात कौन डिसाइड करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स डिसाइड करता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसमें क्या करता है, ग्लाइको नाम का कार्बोहाइड्रेट लगा देता है, ये एक तरह का एड्रेस लगा देता है, जिससे पता चल जाता है कि भाई लिपिड और प्रोटीन्स को आगे फर्दर कहाँ मूव करना है, कहाँ जाना है। ठीक है, तो ये ग्लाइको लिपिड बना देता है और ग्लाइको प्रोटीन बना देता है। ये क्या कर देता है, प्रोटीन और लिपिड की ग्लाइकोसाइलेशन कर देता है। ओके, समझ गए होगे इतना तो आप। तो ये क्या था, हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स था। अब भाई गोल्जी कॉम्प्लेक्स था और हमने क्या देखा, प्रोटीन तो बन गए हैं अपने और पैक भी हो गए हैं और ग्लाइकोसाइलेशन भी हो गए हैं। अब जो ये हमारा ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बन चुके हैं, अब ये कहाँ जाएंगे, अब जो ये हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, अब ये आगे फर्दर कहाँ जाएंगे, अब ये जाएंगे लाइसोसोम में। ओके, कहाँ जाएंगे, लाइसोसोम में जाएंगे। देख लेते हैं अभी हमारे अपने लाइसोसोम को। लाइसोसोम क्या करता है, अब जो ये लिपिड्स आए हैं, लिपिड को तोड़ के क्या कर देगा, लाइपेज बना देगा। लिपिड को तोड़ के क्या कर देगा, लाइपेज बना देगा। प्रोटीन को तोड़ के क्या कर देगा, प्रोटीज बना देगा। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के क्या कर देगा, अमाइलेज बना देगा। ऐसे ऐसे क्या करता है, ये ब्रेक डाउन कर देता है, सबको तोड़ देता है। क्यों तोड़ देता है, लाइसोसोम के पास क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इनको तोड़ देता है और यूजेबल फॉर्म में ले आता है, जिससे हम उनको यूज़ कर पाएँ उस फॉर्म में। फॉर्म्ड एज वेसिकल फ्रॉम गोल्जी, अब गोल्जी से वेसिकल की फॉर्म में आ चुके हैं अपने प्रोटीन और लिपिड्स, इनको क्या करेगा, वो तोड़ देगा। और जो हमारे काम की चीज़ होगी ना,
वो तो हम रख लेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो हमारा वेस्ट मटेरियल होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, वैक्यूल्स में चला जाएगा। वैक्यूल्स क्या है, एक तरह से जैसे हमारे घर में स्टोर हाउस होता है ना भाई, जो काम की चीज़ नहीं होती उसमें डालते जाते हैं, ऐसे वैक्यूल्स में जो काम की चीज़ नहीं होती हम वहाँ पे उसको डाल देते हैं। ठीक है, जैसे वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी वेस्ट, ये सारी चीज़ क्या करता है, कंटेन करता है वैक्यूल्स। वैक्यूल की जो एक मेम्ब्रेन होती है बाहर वाली, उस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, टोनोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ जो वैक्यूल होता है वो ज़्यादा होता है कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म से। वही वैक्यूल में हम इतना सारा मटेरियल, इतना वेस्ट मटेरियल उसमें ठूसते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, तो भाई कंसंट्रेशन तो उसकी बढ़ी जाएगी। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म में तो भाई बहुत स्पेस होता है, खुला खुला रहता है सारा सामान, तो उसमें कम कंसंट्रेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, पंप नीड करेंगे, पंप लगा के, और जो साइटोप्लाज्म के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पहुंचा देंगे हम उनको वैक्यूल्स की तरफ। ठीक है, लाइसोसोम पंप्स की नीड होती है, और इस वैक्यूल्स में भी पंप की नीड होती है। तो हमने पंप लगा के क्या कर दिया, हमने कंसंट्रेशन मैनेज कर लिया। ठीक है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचा रहे हैं, पंप लगा रहे हैं तो एनर्जी दे रहे हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया ये। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। जैसे हमारा कोलगेट होता है ना, हम उसको उसमें से निकलते नहीं है, तो हम उसमें ज़ोर से प्रेशर लगाते हैं तो कोलगेट निकलता है अपना, तो उसी टाइप से अमीबा भी ज़ोर से प्रेशर लगाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू प्रेशर लगाता है वो। ठीक है, तभी जो है उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, और फूड वैक्यूल, प्रोटिस्ट में क्या होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं, जो भी वो खाना खाते हैं उनके पेट में चला जाता है, और वो जो खाना होता है उनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन आ जाती है, उस मेम्ब्रेन से क्या बन जाता है, वो फूड वैक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो भाई हमने क्या क्या पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, गोल्जी बॉडी पढ़ी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और लिपिड्स बने थे अपने, गोल्जी बॉडी में क्या हुए, वो पैक हुए और उनकी ग्लाइकोसाइलेशन करी हमने। और हमने क्या करा, लाइसोसोम में क्या किया हमने, लाइसोसोम में जो प्रोटीन थे उनको प्रोटीज मतलब एंजाइम्स में तोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज में तोड़ दिया, लिपिड को लाइपेज में तोड़ दिया, ऐसे हमने तोड़ दिए लाइसोसोम में। अब लाइसोसोम से वो वैक्यूल्स में आ गया भाई, वैक्यूल्स में जो भी वेस्ट मटेरियल वो सारा क्या हो जाएगा, उसमें चला जाएगा, उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रोसेस पढ़ ली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, सब मिलके कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं सारे। ठीक है, और हमारे जो ऑर्गेनील्स हैं उनको भी देख लेते हैं। हमने 3-4 ऑर्गेनील्स को तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं भाई क्या कुछ है इस माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है। ये हमें एटीपी का प्रोडक्शन करता है, कहता है स्मॉल इन साइज़, काफ़ी छोटा होता है ये, हम इसको ऐसे देख नहीं पाते, तो इसमें क्या करा जाता है, जानस ग्रीन कलर का एक स्टेन इसको दिया जाता है, तब इसका कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर हो जाता है। ग्रीन कलर होने की वजह से हमें अच्छे से दिख पाता है। ठीक है, डायमीटर बेस का 0.2 से 1 माइक्रोमीटर है, लेंथ इसकी 1.41 माइक्रोमीटर है। नंबर इज़ वेरिएबल, भाई ज़रूरी नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया सब किसी में एक मिलता है, किसी में बहुत सारे मिलते हैं, जैसे नीड होती है उस हिसाब से मिलते हैं। जैसे मीज़ोफिल सेल्स होती हैं उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, तो ऐसे नीड के ऊपर डिपेंड करता है, किसी में इनको ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करनी होती है तो उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है, एनर्जी देता है, इसलिए उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से नंबर क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, ये देखो स्ट्रक्चर को देखो माइटोकॉन्ड्रिया की, ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, बाहर वाली क्या है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अंदर वाली क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
और बीच का जो स्पेस है येलो येलो, ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ये, ठीक है, क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। अब ये जो साइटोप्लाज्म की ये देखो, ये एक्सटेंशंस हैं, इस एक्सटेंशंस को हमने वहाँ पे क्या बोला था, मेसोसोम, याद आया। तो इनको यहाँ पे क्या बोला जाता है, क्रिस्टे बोला जाता है, क्रिस्टे, ठीक है। और जो सेल के अंदर जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये बाहर वाला तो सेल वॉल हो गया, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन होगी, और जो बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ऐसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मैट्रिक्स, ये रहा, ठीक है। जो ग्रीन ग्रीन है ये सारा क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है इसका खुद का क्या होता है, कंटेन ऑन डीएनए आरएनए प्रोटीन। भाई ये रहा डीएनए, ये रहा आरएनए, ये रहा प्रोटीन, देख पा रहे हो ना आप, पर्पल वाला डीएनए, ये आरएनए और ये वाला प्रोटीन, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या होता है, 70S राइबोसोम्स होते हैं। पहले पुराने टाइप के प्रिमिटिव माने जाते थे, प्रोकैरियोट्स माने जाते थे, इसलिए इनके पास 70S होता है, ठीक है। अब ये जो होता है ये मतलब खुद प्रोटीन तो बना लेता है अपना, लेकिन जो कुछ जो प्रोटीन्स, थोड़ा बहुत प्रोटीन वगैरह बना लेता है ये, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत ये डिपेंड करता है न्यूक्लियस के ऊपर, थोड़े बहुत प्रोटीन के लिए अपने न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है। तो अब जो किसी और पे डिपेंड कर रहा है तो ये सेमी ऑटोमेनस है, सेमी मतलब हाफ है, और ये ऑटोमेनस मतलब खुद से ही अपना खुद के ऊपर इंडिपेंडेंटली काम करता है। सेमी मतलब हाफ ही अपने आप पे डिपेंड, हाफ तो अपने आप ये इंडिपेंडेंटली काम कर लेता है, और हाफ ये किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बोला जाता है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ स्पेसिफिक एंजाइम्स, इनके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं स्पेसिफिक। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, हमने देख लिया, ओवरव्यू ले लिया, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया से आगे मूव फर्दर करते हैं, ये देख लेते हैं माइक्रोबॉडीज़ क्या होती है। यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है भाई, माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये कहाँ होते हैं, प्लांट्स में भी हो सकते हैं, एनिमल्स में भी पाए जा सकते हैं। कंटेन सेवरल एंजाइम्स, इनके पास एंजाइम्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए पेरोक्सिसोम्स ले लो। अब ये जो हमारा 2H2O2 है, ये क्या है हमारी बॉडी में टॉक्सिक है ये, ठीक है। तो इसको क्या कर देगा, वाटर और O2 में तोड़ दिया इसने, पानी हमारे लिए अच्छा होता है, ऑक्सीजन की तो हमें बहुत ज़रूरत है। तो ये माइक्रोबॉडीज़ क्या करती है, जो भी हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको अच्छे सब्सटेंस में, गुड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देती है, जो हमारे लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये इनका फंक्शन हो गया। अब आगे मूव करते हैं हम। अब हम देखते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स ओके जी, प्लास्टिड्स को देखते हैं अब हम। चलो, ये है अपना प्लास्टिड, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड न्यूक्लिनोइड्स। प्लांट्स में तो मिलते ही हैं प्लास्टिड्स, ठीक है, लेकिन न्यूक्लिनोइड्स में मिलते हैं। न्यूक्लिनोइड्स कैसे होते हैं, बोथ होते हैं, ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, ये मतलब ऑटोट्रॉफिक तो होते हैं, अपना जब सनलाइट होती है तो अपना खाना खुद बना लेती हैं, और जब सनलाइट चल जाती है तो हाइड्रोट्रोफिक एनिमल की तरह रह लेते हैं, छोटे छोटे जो प्रीडेटर्स होते हैं उनको खा लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, ग्लूनोइड्स मिक्सोट्रोफिक होते हैं ये, ठीक है, मिक्सोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी लेंथ, जो प्लास्टिड्स है इसकी लेंथ कितनी होती है, 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है। विड्थ क्या होती है, 2 से 4 माइक्रोमीटर क्या होती है इसकी विड्थ होती है, ठीक है। अब प्लास्टिड के फर्दर क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं प्लास्टिड्स के। फर्स्ट जो टाइप होती है हमारी, उसको क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्टिड्स एंड ल्यूकोप्लास्टिड्स। ये 3 टाइप के क्या होते हैं, अपने प्लास्टिड्स होते हैं। इनके देखो, क्लोरो मीन्स क्या होता है, इनमें ये ग्रीन कलर के होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स होता है। क्रोमो मीन्स कलरफुल होते हैं, ये कलरफुल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास कैरोटीनॉइड ज़्यादा होता है, ठीक है।
और इसमें क्लोरोफिल ज़्यादा होता है, इसलिए ये ग्रीन होते हैं। क्रोमो ये कलरफुल होते हैं। और ल्यूको मीन्स कलरलेस। ल्यूको जो हमारी WBC होती है वो उसको ल्यूकोसाइट बोला जाता है ना, कलरलेस होती है। ऐसे ही वाइट कलर की ल्यूको कलरलेस होती है और ये स्टोर करती है। क्या क्या स्टोर कर सकती है ये? एलोरोप्लास्ट है तो प्रोटीन को स्टोर करेगी, अमाइलोप्लास्ट है तो स्टार्च को करेगी, ठीक है, और ईओप्लास्ट है तो ऑयल एंड फैट को करेगी स्टोर, ठीक है। जो ये क्लोरोप्लास्टिड्स होती हैं ये क्लेमाइडोमोनास में तो एक ही होते हैं, कप शेप्ड का एक प्रेजेंट होता है। और जो हमारी लीफ की मेसोफिल सेल्स होती है उसमें 20 से 40 मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनका कलर ही जो है वो ग्रीन है इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसलिए ये मिलते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। अब ये प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर देख लो। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये वाली इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की। और जैसे कि हमने सेल में देखा था, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, और ये अंदर का जो मटेरियल है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। ऐसे ही ये बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी, और जो ये अंदर का जो ये खाली स्पेस है ये इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा बोला जाता है, ठीक है। प्लास्टिड्स में इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बोलते थे इसको? माइटोकॉन्ड्रिया में इसको बोलते थे मैट्रिक्स, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनेल में इसमें मैट्रिक्स बोलते थे, इसमें स्ट्रोमा बोलते हैं। और सेल में क्या बोलते हैं? सेल वॉल, और ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग नेम होते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब ये देखो, ये सेल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, एक जो सेल है उसको क्या बोला जाता है? थैलाकोइड बोला जाता है। एक जो ये ऐसे है ना सेल, ऐसे करके ऐसे, इसको थैलाकोइड बोलते हैं। और अब ये बहुत सारे एक के ऊपर एक प्लेट की तरह जैसे हुए हैं अभी, अब ये सारे मिलके क्या बना दिया? ग्रैना बना दिया। इसको क्या बोलते हैं? ग्रैना बोलते हैं। ग्रैना में क्या होती है भाई? ग्रैना वॉच की तरह दिख रही है। ग्रैना देखो, गोल गोल वॉच की तरह दिख रही है। वॉच में क्या होती है? लाइट चस्ती है अपनी, है ना। तो ग्रैना में क्या होती है? लाइट रिएक्शंस होती हैं सारे ग्रैना के अंदर। और जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा डॉक्टर साहब, इसे बोलते हैं ना डॉक्टर साहब, तो स्ट्रोमा एस से साहब, एस से स्ट्रोमा। डॉक्टर डी से होता है, डॉक्टर डी से होता है डार्क। तो स्ट्रोमा में क्या होती है? डार्क रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा लिंक करके याद करो तो याद हो जाती हैं चीज़ें आसानी से, ठीक है। तो हमने क्या देखा? ग्रैना में क्या होती है? डार्क रिएक्शंस होती हैं। डॉक्टर साहब सॉरी, इसमें होंगे डार्क रिएक्शंस, और इसमें होंगे 1 सेकेंड, इसमें होंगे डार्क रिएक्शंस और इसमें होंगी लाइट रिएक्शंस, ओके। तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो हमने ये बात कर ली भाई बेसिक। ये रहा इसका DNA, ये पड़ा है राइबोसोम, प्रोटीन, ये सारे स्ट्रक्चर्स पड़े हैं, RNA, DNA, RNA, प्रोटीन, ठीक है। ये भी क्या होता है? सेमी ऑटोनोमस होता है भाई, ये भी किसी और पे डिपेंड करता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर परमिएबल टू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो ज़्यादा परमिएबल होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है। तो ये हमने देख लिया भाई, क्लोरोप्लास्ट के प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। अब प्लास्टिड्स के बाद हम पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला, ओके। ये रहा हमारा सीलिया। सीलिया को देखते हैं भाई। नंबरस स्मॉल वर्क लाइक ओर्स। कैसे होते हैं भाई? जैसे हम एक बोट में हैं, ठीक है, एक बार थोड़े से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं भाई, बोट में हैं, इधर भी पानी है, बहुत सारा पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, ठीक है, बहुत सारा पानी है।
हमने क्या करी भाई, वो जो होती है वो जिससे वो चाकू सा जो भी होता है वो क्या बोलते हैं उसको, उससे हम ऐसे ऐसे पानी को क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ पानी को लेते हुए जा रहे हैं, पीछे की तरफ, इधर से भी पीछे की तरफ पानी को भगाते जा रहे हैं, और तभी तो हम आगे जाएंगे, तो हमारी बोट आगे जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ऐसे ही जो सीलिया होते हैं, छोटे छोटे सीलिया होते हैं बॉडी पे, एक बॉडी पे जैसे छोटे छोटे सीलिया होती हैं, सीलिया ऐसे लगे होते हैं, तो जो पानी होता है ना, पानी, इस पानी को वो पीछे की तरफ जाने देते हैं इस पानी को, और खुद जो जो सीलिया है, जो ये ऑर्गेनिज्म है, ये सीलिया के थ्रू क्या करता है, आगे बढ़ जाता है, तो ये मूवमेंट करता है। तो ये कैसे काम करता है, वर्क लाइक ओर्स, चाकू की तरह काम करता है ये, समझ आया, वर्क लाइक ओर्स, चाकू की तरह ये काम करते हैं। ठीक है, नंबरस एंड स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ऐसे छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं ये। ठीक है, फ्लैजिला की बात करें, फ्लैजिला तो बड़े होते हैं, थोड़ा फ्लैजिला भाई बड़े हैं, फ्लैजिला बड़े हैं तो भाई 1 2 3 या फ्यू फ्लैजिला में ही काम चल जाता है, और सेल की मोटिलिटी में एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती है ये, कौन, फ्लैजिला। ठीक है, अब जैसे ये एक फ्लैजिला है, फ्लैजिला को मैं ऐसे कट कर दूँ, ऐसे कट कर दूँ, तो जो ये कट करने के बाद का जो ये जो ओवरव्यू है ना इसका, ये ओवरव्यू ये है, इसको दिखाया गया है कट करके। ठीक है, एक फ्लैजिला या फिर एक सीलिया को जब हम कट करते हैं तो एक्रोनिमिक कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला बनता है। ठीक है, ये देख लेना, तो ये कट करेंगे तब ये ऐसा बनता है, समझ आया। तो इसमें कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको देखते हैं भाई, कैसा ये अरेंजमेंट होता है, इसको दिखाती हूँ मैं आपको क्या अरेंजमेंट होता है। ये देखो बार वाली सेल मेम्ब्रेन है। अब ये दो के क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट होते हैं, दो के। ठीक है, दो के ये क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट होते हैं ये दो के। ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट 9 होते हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, है ना। अब ये 9 होते हैं, और ये जो 9 होते हैं दो के होते हैं, दो के डबलेट में होते हैं, और ये एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, ये देखो, इंटर डबलेट लिंक से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऐसे इंटर डबलेट लिंक। ओके, और ये बीच में क्या होता है, एक सेंट्रल शीथ होती है, क्या होती है, सेंट्रल शीथ होती है। अब ये सेंट्रल शीथ किससे जुड़ी होती है, रेडियल स्पोक से जुड़ी होती है। देखो यहाँ पे रेडियल स्पोक्स लगे हैं, ये लगे, समझ पा रहे हो। ठीक है, अब जो ये बीच में जो अपना सेंट्रल शीट जो था, ये बीच में, सॉरी आराम से, सेंट्रल शीट, ओके दूसरा कलर लेती हूँ, ये अपना सेंट्रल शीट। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, एक ये सिंगलेट है ये। ठीक है, और जो ये इंटर डबल लिंक जो होता है वो नेक्सिन नाम के एक प्रोटीन से बना होता है। तो ये कितने हुए, एक, ये तो 9 होते हैं और यहाँ पे 2 होते हैं बीच में, तो 9 + 2 की क्या होती है, अरेंजमेंट होती है ये। ओके, किसकी होती है, 9 + 2 की क्या होती है, अरेंजमेंट होती है बच्चा, अरेंजमेंट होती है। ये तो हो गए बाहर की साइड 9 और ये अंदर की साइड 2, तो 9 + 2 अरेंजमेंट बोला जाता है इसको। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया जब हम एक फ्लैजिला को ऐसे कट करते हैं और उसके ओवरव्यू को देखते हैं तो। ठीक है, तो हमने भाई देख लिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को। अब हम देखते हैं भाई हमारे सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम्स। जो ये सेंट्रोल्स होते हैं और जो ये सेंट्रोजोम्स होते हैं ना, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स। फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया फ्लैजिला बनाते हैं ये, और स्पिंडल फाइबर्स गिव राइज टू स्पिंडल
ओके ठीक है। तो ये देखो, एक तो ये हो गया हमारा सेंट्रोल, दूसरा ये सेंट्रोल। 90 डिग्री पे दोनों एक दूसरे से अरेंज हो जाते हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये एक मटेरियल अरेंज हो जाता है स्नो की तरह, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रोजोम। ओके अंडरस्टूड। और ये पर पेन, और ये इनके बीच का जो स्पेस होता है इसको क्या बोला जाता है, पेरीसेंट्रियोलर स्पेस। ओके। अब जो ये सेंट्रियोल है इसकी स्ट्रक्चर, अंदर से इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको दिखाने की कोशिश करी गई है इसमें मैंने। ये देखो बीच में तो ये प्रोटीन होता है, हब प्रोटीन होता है बीच में, ठीक है। और यहाँ पे तीन बोले तो ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं, तीन, ठीक है। बीच में ये किससे जुड़े होते हैं, ये रेडियल स्पोक्स से जुड़े होते हैं। और ये जो ये 3 हैं और ये 3 हैं, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज से जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज से जुड़े हैं। ओके। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। देखो बीच में तो बस एक प्रोटीन होता है, कुछ भी नहीं होता। और ये साइड में कितने हैं, इनको एक बार गिनते हैं भाई, कितने हैं ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9, और बीच में तो प्रोटीन है, बीच में तो कुछ है ही नहीं। तो 9 + 0, 9 + 0 की क्या होती है, अरेंजमेंट होती है, ठीक है। 9 + 0 यहाँ पे लिखा भी ये रहा, 9 + 0 की अरेंजमेंट होती है। और ये कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, कार्ट व्हील जैसा ये स्ट्रक्चर लगता है, इसलिए इसको कार्ट व्हील बोला जाता है, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट जो अपना बचा है ना, अपना ऑर्गेनील, उसको देखते हैं। लास्ट ऑर्गेनील इज़ अवर न्यूक्लियस। ओके जी, न्यूक्लियस को देखते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेन होता है भाई, अपना ब्रेन है न्यूक्लियस। तो क्या है, कोल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, नंबर इज़ वेरिएबल। भाई न्यूक्लियस किसी में एक मिलता है, किसी में मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हुए सुना होगा आपने, किसी में बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं, और किसी में एक न्यूक्लियस मिलता है, और किसी में मिलता भी नहीं है। जैसे आरबीसी है ममेलियन का अपना, उसमें एक भी न्यूक्लियस नहीं होता, बस एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो भाई जैसे जैसे नीड होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पाया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट नंबर वेरिएबल करता है न्यूक्लियस का। अब क्रोमैटिन की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, हमें क्रोमैटिन मिलता है, ठीक है। क्रोमैटिन इज न्यूक्लियो प्रोटीन। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियो होते हैं, प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियो डीएनए आरएनए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डायबोन्यूक्लिक हेलो, एम आई ऑडिबल, ओके, एम आई ऑडिबल। हाँ मैं क्या कह रही थी, जो क्रोमैटिन होता है वो किससे मिलके बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलके बना होता है। न्यूक्लियो मीन्स एसिड्स, और प्रोटीन ये प्रोटीन से मिलके बना होता है, ठीक है। तो भाई डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की क्या होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो एसिड हो गई ये, और ये प्रोटीन हो गया। प्रोटीन में क्या होता है, हिस्टोन होता है, और एनएचसी की क्या फुल फॉर्म होगी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम्स होगी, ठीक है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो इनसे मिलके क्या बनता है, एक क्रोमैटिन बनता है, ठीक है, इससे और इससे, ठीक है। अब ये जो क्रोमैटिन है जब ये कंडेंस हो जाएगा तो ये किसकी शेप ले लेगा, क्रोमोसोम जैसा दिखेगा ये, ठीक है। और जब ये कंडेंस नहीं होता तो ये कैसा रहता है, क्रोमैटिन की फॉर्म में रहता है। और जब ये कंडेंस हो जाता है तो ये क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है। लेकिन बोथ आर सेम, स्ट्रक्चरली सेम नहीं है, वैसे सेम है, ठीक है। तो भाई देखते हैं, ये देखो ये आउटर एनवेलप है, ये इनर एनवेलप है, आउटर बाहर वाली, इनर अंदर वाली,
और ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे जुड़ जाती है और इस स्पेस को क्या बोला जाता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है इसको। ठीक है, इस यहाँ पे जो जगह छुटी हुई है इस जगह को, इस स्पेस को यहाँ पे, इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे ये जो पोर है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, प्रोटीन अंदर आ सकता है, mRNA बाहर जा सकता है, तो ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होती है यहाँ पे। और ये जो स्पेस है, ये सारा जो स्पेस है इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस का ये स्पेस जो होता है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और जो ये यहाँ पे जो ये जो थोड़ा सा ये मटेरियल आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है ये। इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, ये ऐसे ही है, न्यूक्लियोलस, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है ये, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। अब ये देखो यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है, क्रोमैटिन है यहाँ पे। ये तो डीएनए हो गया ग्रीन कलर का, ये पिंक कलर का mRNA हो गया छोटा सा, ये हो गया हिस्टोन प्रोटीन, और ये पर्पल वाला हिस्टोन प्रोटीन, और ये ग्रीन वाला नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन। तो ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, अपना क्रोमैटिन। क्या बना रहे हैं, क्रोमैटिन बना रहे हैं। ठीक है, समझ गए, स्ट्रक्चर को आपने देख लिया। जैसे जैसे RNA बढ़ता है राइबोसोम बढ़ते हैं, और अगर राइबोसोम बढ़ते हैं तो प्रोटीन तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही। ठीक है, तो ये बात करी गई है। अब आपने इतना तो देख ही लिया। अब हम पढ़ रहे थे ये क्रोमोसोम के बारे में। भाई क्रोमैटिन होता है तब तो ये क्या होता है, लूज़ ऐसे ही पड़ा होता है, लूज़ सा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन बोलेंगे। और जब ये ऐसे हो गया, देखो ये ऐसे स्ट्रक्चर इसने गेन कर लिया तो ये क्रोमोसोम हो गया ये। ठीक है, चलते हैं हम एक उम्मीद से कुछ ना करें। चलो जी, क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स देख लिया हमने। अब सिस्टर क्रोमैटिड ये क्या होता है भाई, देखो जी, यहाँ से हम जा रहे हैं, ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा एक क्रोमैटिड है, जो हमने ये देखा था ना, ये एक ये क्रोमैटिड है, एक ये क्रोमैटिड है, और बीच में क्या है, अपनी सेंट्रोमियर है। यहाँ से जब हम ऐसे जा रहे हैं, पहला जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, झुकाव हो गया, तो पहला जो कंस्ट्रक्शन होता है ये क्या होता है, फर्स्ट उसमें क्या बनता है, सेंट्रोमियर बनता है। फिर हम इधर से ऐसे जा रहे हैं, इधर से ऐसे जा रहे हैं, ये इस साइड वाले ये और ये दोनों क्या हैं, एक साइड का ये, और इस साइड वाले इस साइड वाले, एक साइड का ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, क्या है ये, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। समझ रहे हो, फिर से बताती हूँ, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है। ओके, अब इनकी जो हमारा सेंट्रोमियर है बीच में, यहाँ पे क्या होती है, इसके बाहर से एक लेयर होती है जिसको क्या बोला जाता है, कानेटोकोर बोला जाता है। एक प्रोटीनेसिस डिस्क होती है सराउंडिंग सेंट्रोमियर, जो सेंट्रोमियर है इसको यहाँ से ऐसे ऐसे सराउंड कर लेती है, जिसको क्या बोला जाता है, कानेटोकोर। ये क्या है, अपनी सेंट्रोमियर, और ये इसको जो सराउंड कर रही है क्या है, कानेटोकोर है। और कानेटोकोर के ऊपर क्या आते हैं, स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, जो उसको क्या कर लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन हमने देख ली, अब देखो सेकंड कंस्ट्रक्शन। लेकिन सेकंड कंस्ट्रक्शन सब में देखने को नहीं मिलती है, ओनली अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव सेकंड कंस्ट्रक्शन एंड सैटेलाइट। देखो अभी सैटेलाइट किसको बोला गया है, जैसे जैसे हम इधर गए, यहाँ पे तो हमने पहले कंस्ट्रक्शन देखी थी, अब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे देखो ये बल्ब लाइक, ये क्या है, ये हमारी क्या है, दूसरी कंस्ट्रक्शन है। जो ये ऐसे एंटीना सा है ना, ये हमारी क्या है, दूसरी कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे ऐसे बल्ब सा लगाया ना, ये क्या है, हमारा सैटेलाइट है। ठीक है, ये हमारी दूसरी कंस्ट्रक्शन है, ये छोटा सा, और ये जो ऐसे गोल गोल सा लगा हुआ है, यहाँ पे देखो गोल गोल सा, ये क्या है, हमारी सैटेलाइट है। ठीक है, ये क्या होती है, छोटी होती है, नॉन स्टेनिंग रीजन। अभी इतना छोटा सा है तो इसको कहाँ ही स्टेन कर पाएंगे, कहाँ ही कोई कलर दे पाएंगे,
तो इसमें कोई भी कलर नहीं गेन करता ये। ठीक है, तो भाई हमने पहली कंस्ट्रक्शन की बात कर ली, दूसरी कंस्ट्रक्शन की भी बात कर ली। दूसरी कंस्ट्रक्शन को क्या बोला जाता है? सेकेंड कंस्ट्रक्शन एंड सैटेलाइट बोला जाता है, एसेटिक क्रोमोसोम भी बोला जाता है। इट कंटेन रिपीटेटिव सीक्वेंस रिच इन एडेनिन एंड थायमिन। यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे एडेनिन और थायमिन के क्या होते हैं? सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम के टाइप्स को देख लेते हैं एक बार। बस ये छोटा सा टॉपिक ही तो बचा है अपना। देखो जो ये आर्म्स आपको दिख रहे हैं ना, ऊपर वाले आर्म्स, नीचे वाले आर्म्स। जो ऊपर वाले आर्म्स होते हैं उनको तो पी बोला जाता है, और जो नीचे वाले आर्म्स होते हैं इनको क्यू बोला जाता है। ठीक है, पी एंड क्यू। देखो यहाँ पे लिखा शॉर्ट आर्म पी, लॉन्ग आर्म क्यू। तो भाई जब क्या होता है, ऊपर वाले भी इक्वल होते हैं, नीचे वाले भी इक्वल होते हैं, तो जो सेंट्रोमियर क्या होता है? बीच में होता है सेंट्रोमियर एट सेंटर, तो इसको क्या बोला जाता है? मेटासेंट्रिक बोला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो ऊपर वाले जो आर्म है शॉर्ट, ये जो आर्म पी है ये छोटा हो जाता है और ये नीचे वाले बड़े हो जाते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? सब मेटासेंट्रिक। हल्का सा स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से थोड़ा ये नीचे आ जाता है, और ये वाला सब टर्मिनल अभी थोड़ा और नीचे आ गया, तो ये ऊपर वाला और छोटा हो गया, तो ये इसको क्या बोला जाता है? एक्रोसेंट्रिक बोला जाता है, और अब ये ऊपर वाला गायब भी हो गया। ठीक है, तो इसको बोला जाता है टेलोसेंट्रिक, टर्मिनल सेंट्रोमियर। ठीक है, तो ये क्या हो गए? टाइप्स हो गए क्रोमोसोम्स के। ओके जी, तो भाई हमने सारे ऑर्गेनेल्स को पढ़ लिया। हमारा ये जो चैप्टर है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अवर चैप्टर फिनिश। इफ यू वांट टू, अगर आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इफ़ यू वांट टू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट्स देन यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके जी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।